अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। अभी जो आपने आवाज सुनी, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज थी। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू न केवल एक शीर्ष कोटि के नेता थे, बल्कि अद्भुत वक्ता, गांधी के घोषित उत्तराधिकारी और एक लेखक भी थे, जिनके मन का कोना बच्चों के साथ खेलने को आतुर रहता था। वैसे दिल्ली में एक जगह है, 3 मूर्ति भवन। कभी समय हो तो वहां होकर आएं। वो पंडित नेहरू का आवास हुआ करता था। वहां आपको नेहरू के जीवन से जुड़ी चीजों को देखने और उनके लिखे को पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं पर एक गलियारे में दाईं तरफ एक तख्ती जो है दीवार पर टंगी है, जिस पर लिखा है, लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन ये अधिक उचित होता यदि वो मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। प्रथम सेवक समझने की बात पंडित नेहरू ने क्यों कही होगी? शायद इसलिए कि नेहरू एक सार्वजनिक व्यक्ति थे। वो जितने खेतों की धूल के थे, उतने ही पक्की सड़क के भी थे। इस सोच के पीछे का कारण था लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था। लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने का जवाहरलाल नेहरू ने हर संभव प्रयास भी किया और वो सफल भी हुए। इसके इतिहास में न जाते हुए यहाँ केवल ये बताना चाहूंगा कि उनका हमेशा मानना था कि भारत जैसे विविधता मूलक देश में संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ही लोगों को संकटों से मुक्त कर सकती है और इसके लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। इसी तरह वो प्रेस की आजादी के भी समर्थक थे। कहते हैं कि नेहरू की हमेशा चाहत थी कि देश की जनता के भीतर अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क करने की वैज्ञानिक सोच पैदा हो। इसी तरह लघु एवं कुटीर उद्योग की उपयोगिता भी उन्होंने मानी, लेकिन औद्योगिकरण पर भी बराबर बल दिया। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील और कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली नेता थे। मोतीलाल नेहरू गोखले की नरम दल राजनीति के समर्थक थे, पर उन्हें पूर्ण स्वराज का समर्थन करने वाले गरम दली धड़े से भी हमदर्दी रही। विदेश से जब पढ़कर 1912 में पंडित नेहरू लौटे तो सीधा राजनीति से जुड़ गए। साल 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया और साल 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। उन्होंने साल 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च का आयोजन किया और असहयोग आंदोलन के सिलसिले में जेल भी गए। सितंबर 1923 में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। साल 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हुए तो उसी साल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी हुई, जिसके संस्थापकों में जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद कराना था। फिर साल 1929 में पंडित नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू ने जिस पूर्ण स्वराज की वकालत की थी, वो बाल गंगाधर तिलक के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार्मिक नजर पर निर्भर नहीं था, बल्कि पश्चिम की वामपंथी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित था। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात की बात करें तो साल 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार उनकी मुलाकात हुई और वो गांधी से बहुत प्रेरित हुए। आप जानते हैं कि नेताओं की जिस तिकड़ी के जरिए कांग्रेस पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखलाई पड़ता था, उसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद के साथ जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। कई मौकों पर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच मतभेद भी नजर आए, लेकिन 15 जनवरी 1941 को गांधी ने उनके बारे में कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू और मेरे बीच में नाराजगी है, लेकिन हम दोनों को अलग करने के लिए केवल मतभेद काफी नहीं है। जब से हमने साथ साथ काम करना शुरू किया है, मतभेद तो तभी से हमारे बीच हैं। बावजूद इसके मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब फिर कह रहा हूं कि जवाहरलाल ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे।
कहते हैं कि नेहरू भारतीय संस्कृति के शास्त्रीय पहलुओं से तो परिचित थे, पर गांधी की तरह उन्हें इस संस्कृति के लोक रूपों पर महारत हासिल नहीं थी। हालांकि नेहरू हमेशा इतिहास से सीखने के हामी रहे और अतीत के पन्नों को पलटते हुए भविष्य रचना करना उनकी खासियत रही। अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो नेहरू ने राष्ट्र निर्माण की जिस परियोजना का सूत्रीकरण किया उसे आप कुल 7 आयामों में परिभाषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय अखंडता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगिकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक सोच का विकास, सेक्युलरवाद और गुटनिरपेक्षता। कहते हैं कि नेहरू हर भारतवासी को वैज्ञानिक सोच से संपन्न देखना चाहते थे। उनके लिए वैज्ञानिक मानस का सीधा मतलब था कि आप तथ्यों पर भरोसा करें, अंधविश्वास से मुक्त होकर बुद्धिसंगत व्यवहार करें और आपके भीतर निर्णय क्षमता विकसित हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नेहरू को विज्ञान की सीमाओं का एहसास नहीं था। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के नाम पर मशीनी समाज बनाने के हक में कतई नहीं थे। वैसे उनका एक और पक्ष है जिस पर कम बात होती है, वो है उनका लेखकीय पक्ष। नेहरू के भीतर अगर आपको उतरना हो तो उसका सबसे अच्छा जरिया उनके लेखन को पढ़ना है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियां और समय समय पर दिए गए उनके भाषण हैं। विश्व इतिहास की झलकियां जेल में लिखे हुए उन पत्रों का संकलन है जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। दुनिया के इतिहास को जिस सलीके से उन्होंने लिपिबद्ध किया है, राजनेता द्वारा ऐसा करने की दूसरी मिसाल मेरी सीमित जानकारी में नहीं मिलती। बीच बीच में वो जिस प्रकार से अपनी पुत्री को समझाने का लहजा अपनाते हैं वो बेहद दिलचस्प है। कभी फुर्सत मिले तो इस पुस्तक को पढ़िएगा। अपने जीवन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल गए और कहते हैं नेहरू को 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया। ऐसा नहीं है कि नेहरू पर सवाल नहीं उठे, बहुत उठाए गए और आज भी उठते हैं। खासकर कश्मीर और भारत चीन संबंध जैसे फैसलों और नीतियों को आज तक सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। न उनके प्रशंसकों की कमी है, न ही उनके आलोचकों की। लेकिन इन सब से इतर एक सच्चाई ये भी है कि भारत जैसे पारंपरिक समाज को आधुनिक बनाना या उसका आधुनिकीकरण करना स्वतंत्रता के समय आसान नहीं था और नेहरू ने उस समय इस कठिन लक्ष्य को साधने का प्रयास किया। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इतना गहरे तक प्रभावित किया है कि इतने सालों बाद भी हम उन पर बहस करते हैं, उन पर बात करते हैं, उनके लिखे को पढ़ते हैं, उनके भाषणों को सुनते हैं, उनकी नीतियों को समझते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और तारीफ भी करते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। साल 1928 में स्थापित इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जिसके बारे में मैंने आपको अभी इस पॉडकास्ट में बताया और आपको ये भी बताया कि नेहरू उसके संस्थापकों में से एक थे, आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के अन्य संस्थापक कौन थे। सवाल दोहरा रहा हूं, साल 1928 में स्थापित इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापकों में कौन कौन शामिल था। आप उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता तो सर्च कीजिए और फिर लिखिए और पढ़िए क्या था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।